दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। स्पेन की अदालत ने गाजा सहता बेरे को रोकने के मामले में इजरायली सेना के टॉप अधिकारियों के खिलाफ शुरू कर दी जांच। नेतन्याहू की उड़ी नींद। उधर लगातार युद्ध का बोझ अब इजरायल पर भी भारी पड़ता दिख रहा है। यहूदी देश को हजारों सैनिकों की छुट्टी और रक्षा बजट में भारी कटौती करनी पड़ी। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने लेबनान के समर्थन में बड़ा ऐलान कर दिया है। और सबसे बड़ी खबर, अमेरिका के दबाव के बावजूद ईरान का साफ ऐलान, हम तुम्हारे आगे सरेंडर नहीं करेंगे। बातचीत भी कर दिया रद्द। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, स्पेन जो कि एक गैर मुस्लिम देश है, लेकिन इजरायल के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। स्पेन की नेशनल कोर्ट ने गाजा के लिए मानवीय सहायता लेकर जा रहे ग्लोबल स्मूथ बेरे को रोकने और उसमें मौजूद कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के मामले में इजरायली सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक अदालत के जज फ्रांसिस्को डे होर्खे ने स्पेन की कम्युनिस्ट पार्टी यूनाइटेड लेफ्ट और कई कार्यकर्ताओं द्वारा दायर शिकायतों को स्वीकार कर लिया है। इस मामले में इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ इयाल जमीर और नौसेना कमांडर राम रोथबर्ग के नाम शामिल किए गए हैं। ये मामला 1 अक्टूबर को हुए उस घटनाक्रम से जुड़ा है जब ग्लोबल स्मूथ नाम का सहायता बेरा गाजा के लिए राहत सामग्री लेकर जा रहा था। आरोप है कि इजरायली फोर्स ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में तट से लगभग 70 समुद्री मील दूर कई जहाजों को रोक लिया था। इनमें कुछ जहाज स्पेन का झंडा लिए हुए थे। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इजरायली सैनिकों ने जहाजों पर जबरन कब्जा किया, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और दर्जनों स्पेनिश नागरिकों समेत कई कार्यकर्ताओं को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया। आरोप ये भी है कि बाद में इन लोगों को इजरायल की केत्सियोट जेल में रखा गया, जहां उन्हें प्रताड़ित किया गया और उन्हें उचित कानूनी तथा राजनयिक सहायता भी नहीं दी गई। हालांकि स्पेन की अदालत ने फिलहाल अपनी जांच को केवल उन घटनाओं तक सीमित रखा है जिनमें स्पेन के झंडे वाले जहाज शामिल थे। इस बीच जज ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी के अभियोजक कार्यालय से भी जानकारी मांगी है। अदालत जानना चाहती है कि क्या ये आरोप पहले से चल रही उन अंतरराष्ट्रीय जांचों का हिस्सा है जिनमें फिलिस्तीनी क्षेत्रों में इजरायल पर युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और कथित जनसंहार के आरोपों की जांच की जा रही है, या फिर स्पेन की ये जांच अलग से आगे बढ़ सकती है। और इसी बीच दोस्तों, युद्ध लड़ लड़कर इजरायल कंगाल होता जा रहा है। जी हां दोस्तों, इजरायल से एक बड़ी खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना ने रिजर्व सैनिकों की बड़े पैमाने पर भर्ती कम करने का फैसला किया है। यानी अब पहले की तुलना में कम रिजर्व सैनिकों को ड्यूटी पर बुलाया जाएगा। यदि ओत अहरोनोत अखबार के मुताबिक अब पहले की तरह बड़ी संख्या में रिजर्व सैनिकों को ड्यूटी पर नहीं बुलाया जाएगा। इजरायली सेना ने कहा है कि हालात की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया है, क्योंकि कई जगहों पर सैन्य अभियान पहले के मुकाबले धीमे पड़ गए हैं। दरअसल इजरायल में जब युद्ध या कोई बड़ा संकट आता है तो ऑर्डर 8 के तहत रिजर्व सैनिकों को तुरंत बुला लिया जाता है। 7 अक्टूबर 2023 को गाजा युद्ध शुरू होने के बाद लाखों रिजर्व सैनिकों को इसी व्यवस्था के जरिए बुलाया गया था, लेकिन अब सेना इस व्यवस्था का इस्तेमाल कम करने जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार कई यूनिटों को बता दिया गया है कि अगले हफ्ते से उनके रिजर्व सैनिकों की संख्या लगभग आधी कर दी जाएगी। यानी पहले जितने जवान ड्यूटी पर रहते थे, अब उनमें से काफी लोगों को घर भेज दिया जाएगा। साथ ही जिन कामों की फिलहाल ज्यादा जरूरत नहीं है, उन्हें भी रोक दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह फैसला सिर्फ इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि लड़ाई कुछ जगहों पर कम हुई है, बल्कि इसकी एक बड़ी वजह पैसों की कमी भी है। लगातार गाजा, लेबनान, यमन और ईरान से जुड़े सैन्य अभियानों पर अरबों डॉलर खर्च होने से इजरायल की सेना पर भारी आर्थिक बोझ पड़ गया है। रिपोर्टों के अनुसार रक्षा बजट में दसियों अरब शेकेल की कमी बताई जा रही है। इजरायली मीडिया का दावा है कि इस महीने के अंत तक करीब 10,000 रिजर्व सैनिकों को ड्यूटी से हटाया जा सकता है। इस बीच इजरायल के रक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच
रक्षा बजट को लेकर भी मतभेद बने हुए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सेना की ये कटौती केवल सैन्य स्थिति ही नहीं बल्कि बढ़ते आर्थिक दबाव का भी नतीजा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने एक बार फिर लेबनान का खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि तुर्की लेबनान में शांति और सुरक्षा बहाल करने के लिए अपने कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी रखेगा और हर संभव मदद करेगा। इस्तांबुल में लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम से मुलाकात के दौरान एर्दोगान ने दोनों देशों के रिश्तों और पश्चिम एशिया के हालात पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि तुर्की लेबनान को अपना भाईचारा वाला देश मानता है और दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्ते पूरे क्षेत्र के लिए फायदेमंद होंगे। एर्दोगान ने भरोसा दिलाया कि तुर्की सिर्फ राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर ही नहीं बल्कि मानवीय सहायता के जरिए भी लेबनान की मदद करता रहेगा। उन्होंने कहा कि उनका मकसद लेबनान में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को फिर से मजबूत कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर लेबनान और सीरिया के रिश्ते बेहतर होते हैं तो इसका फायदा पूरे क्षेत्र को मिलेगा। गौरतलब है कि आए दिन इजराइल लेबनान पर हमला कर रहा है। सीज फायर के बावजूद हमले में कई लोगों की जान गई है। इसी बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दक्षिणी लेबनान में इजरायली हवाई हमलों की जांच युद्ध अपराध के तौर पर करने की मांग की है। संगठन ने इजरायल पर हथियारों की सप्लाई रोकने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की भी अपील की है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर तनाव चरम पर है। अमेरिका के हमले के बाद ट्रंप सोच रहा था कि ईरान झुक जाएगा और वो डर के मारे हमारी शर्त मान लेगा और बातचीत की मेज पर आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दरअसल ऐसी खबरें सामने आई थी कि दोनों देशों के बीच अगले हफ्ते पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में परमाणु वार्ता फिर से शुरू हो सकती है, लेकिन अब ईरान ने इन खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी फार्स के मुताबिक एक वरिष्ठ सूत्र ने साफ कहा कि इस्लामाबाद में किसी नई बातचीत की तैयारी पूरी होने या अगले हफ्ते तकनीकी स्तर की वार्ता होने की खबरें सही नहीं है। उन्होंने कहा कि मीडिया को ऐसी बिना तस्दीक किए रिपोर्टों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर बातचीत को लेकर कोई फैसला होगा तो उसकी जानकारी सिर्फ ईरान के आधिकारिक माध्यमों से दी जाएगी। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच अगली बातचीत की मेजबानी के लिए इस्लामाबाद सबसे मजबूत विकल्प बनकर उभरा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान की बातचीत की इच्छा की पुष्टि करते हुए वार्ता जारी रखने पर सहमति जताई है, लेकिन साथ ही उन्होंने दोनों देशों के बीच युद्ध विराम खत्म होने का भी ऐलान किया है। इस बीच ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने साफ कहा कि दुनिया भले ही इस युद्ध को रोकना चाहती हो, लेकिन ईरान कभी भी दबाव में आकर सरेंडर नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका पहले हुए किसी समझौते को तोड़ता है तो ईरान पूरी ताकत से जवाब देने के लिए तैयार है और अपने देश की सुरक्षा और लोगों के अधिकारों की हर कीमत पर रक्षा करेगा। कालिबाफ ने यह भी दावा किया कि उन्होंने पहले की बातचीत के दौरान अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस से साफ कह दिया था कि ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा अमेरिका से वही देश बातचीत कर सकता है जो जरूरत पड़ने पर युद्ध के लिए भी पूरी तरह तैयार हो। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।